नमस्कार दोस्तों, एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि यूपीएसआई के संदर्भ में सिलेबस क्या क्या है। ठीक? तो जैसा कि पहले लेक्चर में हमने वादा आपसे किया था कि पहला जो टॉपिक है वह हम आपराधिक विधि को पढ़ेंगे। ठीक? तो यह आपका पहला आज का टॉपिक क्या है? वह है आपराधिक यह आपका आपराधिक विधि। ठीक, यह आपका पहला आज का टॉपिक है आपराधिक विधि। ठीक, तो इस विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसी के अंतर्गत हमें दो प्रकार की विधियों को पढ़ना है। जैसे कि आपसे हमने जिक्र किया था कि पहला क्या है? पहला है भारतीय दंड संहिता। ठीक, यह आपको पढ़ना है, पहला भारतीय दंड संहिता, और दूसरा है दंड प्रक्रिया। यह दंड प्रक्रिया है और इसको भी इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक, तो विधि के आपराधिक विधि में हमें दो चीजों का स्पेशली अध्ययन करना है। पहला है भारतीय दंड संहिता, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता। जैसा कि कल आपसे चर्चा हुई थी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या क्या है, उसमें अपराधों की परिभाषा है कि कोई भी कार्य कैसे चोरी कही जाएगी, कोई भी कार्य कैसे डकैती कही जाएगी, कोई भी कार्य कैसे बलात्कार कहा जाएगा। तो इन चीजों का अध्ययन किस में करेंगे? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत करेंगे। और जो भी अपराध किया जाता है उसके संदर्भ में जो भी दंड है, यानी आपको सजा होती है, कितना जुर्माना होता है, तो यह सारी बातें कहाँ पर लिखी गई हैं? भारतीय दंड संहिता के। अब उस जो भी अपराध एक अपराधी करता है तो उसको न्यायालय तक लाने के लिए, क्योंकि अंतिम रूप से दंड कौन देता है, आपको जेल की सजा कौन देता है, आपको जुर्माना कौन देने के लिए कहता है? वह कहता है न्यायालय, कोर्ट। तो कोर्ट तक अपराधी को लाने का कार्य किसका है? वह है पुलिस अधिकारियों का। ठीक, तो पुलिस अधिकारी जब अपराधी को कोर्ट तक लाता है और कोर्ट जो है उस अपराधी को जेल की सजा देती है या जुर्माना भरने की सजा देती है, तो वह जितनी भी प्रक्रिया है, मतलब ये कि जब आप पुलिस अधिकारी को कंप्लेन करते हैं तो वहां से लेकर अपराधी को दंड देने तक की जितनी प्रक्रिया है वह कहाँ आपको दी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर। ठीक, तो कुछ बातें यहाँ पर क्लियर वो कर लेते हैं। पहला ये है कि जैसे कि हमने कहा कि आज हम पढ़ेंगे आपराधिक विधि। तो एक आपराधिक विधि में दो शब्द है। पहला क्या है? पहला है अपराध। पहला है अपराध। ठीक, यह है। और दूसरा एक शब्द इसमें आता है विधि। तो हम एक तो शब्द आता है आपराधिक विधि में, क्या? अपराध, क्राइम। तो इस अभी के टॉपिक पर एक सामान्य चर्चा, और वो सामान्य चर्चा ही नहीं है, उससे क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। एक सामान्य नागरिक को यह जानने का तो राइट है कि विधि कहते किसे हैं और अपराध कहते किसे। ठीक, इसके अलावा आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। एग्जामिनर यह पूछ सकता है कि विधि कहते किसे हैं और विधि को बनाती कौन है? क्या हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, कि कौन बनाता है? तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा अपराध है क्या, अपराध का निर्माण कैसे होता है, अपराध के विभिन्न चरण कैसे होते हैं, तो इन सब चीजों का आज के लेक्चर में हम बातें कर ले, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं और बेसिक लॉ से ही आपके क्वेश्चन आएंगे।
कम से कम बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, अब अपराध प्लस विधि, तो इसमें पहला चीज आती है विधि। विधि है क्या, कानून है क्या? तो देखिए, कोई भी किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी देश में क्या होता है, जैसे कि ये आपका, एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश है, क्या है, देश है ना, देश, यह आपका कोई कंट्री है, जैसे कि भारत अपना है। तो इस देश के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है? तो पहली आवश्यकता होती है कि एक हमारा बहुत बड़ा भूखंड हो, ठीक, भूखंड हो, और इस भूखंड में क्या रहती हो, जनसंख्या रहती हो। तभी तो भाई, हमारे पास जमीन ही नहीं है और मेरे पास जनसंख्या नहीं है, तो कैसा देश, कहाँ का देश, ठीक। तो पहला भूखंड होना चाहिए, दूसरी जनसंख्या, तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा यह होना चाहिए कि इस जनसंख्या में एकता भी होनी चाहिए, ठीक। और कहने का अर्थ यह है कि किसी भी देश की पहली आवश्यकता भूखंड है, दूसरी आवश्यकता जनसंख्या, और उस जनसंख्या को एक रखा जाना चाहिए। भाई, हम भारतीय हैं। क्यों भारतीय हैं? क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश वो कैसा देश है जिसकी एक सीमाएं हैं, एक भौगोलिक सीमाएं हैं, और उस भौगोलिक सीमा में हमारे कई राज्य हैं, और उन राज्यों के निवासी कौन है? हम भारतीय हैं, हम लोग हैं, ठीक। तो हमको एक करने में किसका हाथ है? हमको एक करने में कानून का हाथ है। तो यहाँ इस एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि किसकी? कानून की। तो देखिए, हम हो या आप हो, हम तभी तक सभ्य रह सकते हैं जब तक कि हमें कानून का डर हो। भैया, कानून का डर नहीं है, हम इस स्टूडियो में आए हैं, हमारी भी मर्जी है कि इस डिजिटल बोर्ड को घर उठाकर लेकर चले जाएं, ठीक। इस इंस्टीट्यूट के मालिक करेंगे क्या? कैमरा, इतना खूबसूरत कैमरा जिससे आपका आमना सामना हमसे हो रहा है, ये बहुत प्यारा कैमरा है। तो इसको भी हमारी इच्छा है कि हम लेकर चले जाएं, ठीक। कोई भी बैंक है, माल ही माल है, लूटने का विचार हमारे भी मन में आता है कि बड़ा पैसा है, एक बैंक लूट लेते तो साला नौकरी का झंझट ही खत्म। कहने का अर्थ कि हमारे मन में या एक मनुष्य के मन में तमाम तरह की बातें आती हैं, ठीक। राह चलते आप लोग भी एक से खूबसूरत लड़कियां देखते हैं, या लड़कियां भी एक से खूबसूरत लड़कों को देखती, उनके मन में कुछ भावनाएं होती। तो ये नहीं कि आप राह चलते किसी लड़के को हाईजैक कर लें और किसी भी लड़की को उठा लें, ठीक। तो क्यों? कहीं ना कहीं आपको किस बात का डर है कि हम इसके अंतर्गत जेल जा सकते हैं। अगर हम यह डिजिटल बोर्ड उखाड़ कर लेकर जाते हैं तो भैया हमें उठाकर लेकर पुलिस बंद कर देगी। शुक्ला जी तो मारेंगे पीटेंगे अलग चीज है, लेकिन पुलिस का डर बहुत बड़ा डर होता है। तो मतलब यह है कि हमारी जो एकता है वह किससे? कानून के डर से ही बनी रहती है, ठीक। तो यह कानून का डर पूरे देश को एक किया रहता है। पहले क्या था, जब देश आजाद हुआ तो छोटे छोटे राजा महाराजा थे, ठीक। आज कश्मीर को एक किया गया भारत से, किसके बदौलत? कानून के बदौलत। कानून उस पर अप्लाई किया गया कि यस, अब आप भारत देश के आप एक अंग हो। अब तक जो आप कहते थे कि हम थोड़े से स्वतंत्र भी हैं, जब चाहे तब अपना संविधान बना सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, तो ये सब चीजें क्या कानून ने समाप्त कर दिया। मतलब ये कानून बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको चाहे उसको अंदर कर दे, जिसको चाहे उसको बाहर कर दे, ठीक। तो कहने का अर्थ कि इस देश नामक चीज को कौन एक रखता है? वह रखता है कानून, ठीक। तो इस चीज को हमें आज पढ़ना है कि कानून होता क्या है। तो देखिए, कानून यानी विधि। आप ये शब्द याद रखिएगा, विधि क्या है?
पहला यह है कि विधि, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी विधि या कानूनी उस देश की एकता और अखंडता, मतलब उस देश की व्यवस्था को बनाए रखने में इसका अहम रोल है। तो इस विधि को, क्योंकि ये देखिए यहाँ हमारी जो क्लास चल रही है यह एक कानून की ही क्लास नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत आपको जीके का भी हम पोर्शन बताते रहेंगे, क्योंकि वो पार्ट जीके का ही है। जैसे कि या वह पार्ट किसका है, संविधान का है। तो कहने का अर्थ कि सिर्फ शुद्ध लॉ ही नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ शुद्ध कानून नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ चीजें जीके पार्ट, जैसे कि करंट से संबंधित जो भी मैटर्स आते हैं आपके इस लॉ से संबंधित, उसको भी बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे, ताकि आपका जीएस का भी पोर्शन थोड़ा सा मजबूत होता है। तो पहला प्रश्न यह होता है कि विधि बनाती कौन है, विधि बनाती कौन है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधि कौन बनाता है, संसद बनाती है, संसद बनाती है, ठीक, संसद बनाती है। तो और एक आता है, और कौन कौन बनाता है, राज्य विधायिका, राज्य का विधानमंडल, ठीक। तो यह दो लोग क्या बनाते हैं, ये लोग दो लोग विधि बनाते हैं, ठीक। तो संसद और राज्य विधानमंडल, यह दो संस्था ऐसी है जो कि विधियों का निर्माण करती है, ठीक। चलिए, तो यह तो हुई विधि के निर्माण की बात, ठीक। और बाकी जब यहाँ सारिका मैम शायद संविधान का क्लास लेंगी तो वो इस बात को वहाँ पर चर्चा करेंगी कि संसद में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। जैसे कि संसद में कौन, ऐसे मोटी सी चर्चा, संसद में कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और माननीय राष्ट्रपति महोदय, ठीक। तो तीन लोग संसद के, ऐसे ही राज्य विधायिका के अंतर्गत भी उस राज्य का विधानमंडल। अगर विधान परिषद है पूरे देश में, याद रखिएगा, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 7 राज्यों के पास ही अपनी विधान परिषद हैं। इसके अलावा सभी के पास लगभग विधानमंडल ही है, तो वह भी इसमें शामिल होंगे। चलिए, ये तो मोटी सी चर्चा हुई, और ठीक ही चर्चा हुई, क्योंकि आपके जीके के लिए भी ये सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा, तो अब बात यह होगी कि विधि को कौन बनाता है, संसद बनाता है और राज्य विधानमंडल बनाता है। चलिए, अब दूसरा प्रश्न यह होता है, क्या, यह तो मालूम नहीं, ठीक। अब एक प्रश्न और होता है कि यह विधियां कितने प्रकार की होती हैं। भाई, हम विधि पढ़ने जा रहे हैं, हम कानून पढ़ने जा रहे हैं। एक सामान्य आदमी भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ इस देश में कितने प्रकार की विधियां हैं, तो आप क्या हमको बताएंगे कि साहब हम तो बस एक आपराधिक विधि पढ़े थे। ना ना ना, ये सब चीजें, या क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस देश में मोटे तौर पर कितने प्रकार की विधियां हैं। तो वैसे तो चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। तो पहली विधि कौन सी है, वह होती है संवैधानिक विधि, संवैधानिक विधि, ठीक। पहली कौन सी है, संवैधानिक विधि। दूसरा है कौन, आपराधिक विधि, जिसका विशेष तौर से हम लोग को अध्ययन करना है, या आपराधिक विधि को अध्ययन करना है। और एक और विधि होती है जो कि होती है सिविल विधि, सिविल विधि, ठीक। तो यह होती है आपकी सिविल विधि। तो साहब, यह 3 प्रकार की हमारे समक्ष विधियां होती हैं। पहली विधि है संवैधानिक विधि, जो कि आप लोग को भी पढ़ना है। संविधान आपके एसआई के सिलेबस में मूल विधि के साथ साथ वो भी उपस्थित है कि आपको क्या पढ़ना है, संवैधानिक विधि और मूल विधि। तो इसमें संवैधानिक विधि भी आपको पढ़ना है। तो विधियों के जो प्रकार होते हैं, इसमें पहली विधि संवैधानिक विधि होती है, दूसरी विधि आपराधिक विधि होती है, जो कि मैं स्वयं आपके समक्ष रखूंगा कि कैसे कैसे आपराधिक विधि में क्या क्या आता है, और तीसरी विधि होती है सिविल विधि, सिविल विधि, ठीक। तो थोड़ी थोड़ी चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं। इसके अलावा आप कई जगह पर पढ़ें कि विशेष विधि, स्थानीय विधि,
तो ये सभी विधियां क्या हैं, कुछ क्रिमिनल्स विधियां होती हैं, कुछ सिविल विधियां होती है। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है, एक और विधि लिख लीजिए, क्या होती है, विशेष विधि। सॉरी, ये होती है विशेष, ठीक है, इस तरह से, हाँ ठीक, विशेष विधि, स्पेशल लॉ, ठीक। और एक होती है क्या, स्थानीय विधि, स्थानीय, ठीक। तो यह भी आपकी विधियों के अंतर्गत ही पहली है संवैधानिक विधि, जो कि संविधान में हम चर्चा करेंगे। एक आपराधिक विधि है, एक ये सिविल विधि छूट गई थी, मिट गई नहीं, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यह हो गई सिविल विधि, और एक और चौथा है विशेष विधि, पांचवा है स्थानीय विधि। तो विशेष विधि भी क्या होती है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विधायिका का अर्थ क्या होता है, संसद या राज्य विधानमंडल, ठीक। तो संसद या विधानमंडल कुछ विशेष वर्गों के लिए, जैसे कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कल आपसे इस बात को चर्चा हुई थी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो इन विशेष वर्गों के लिए क्या, विशेष विधि का निर्माण किया जाता है, ठीक। मतलब यह है कि इन वर्गों के लिए जो भी स्पेशल लॉज बनते हैं तो वह विशेष विधि बनते हैं। जैसे कि आपको, हम लोग को पढ़ना भी है, पॉस्को एक्ट हुआ, ठीक। अनुसूचित जाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है वह भी पढ़ेंगे, वह क्या है, एसटी एक्ट, वह भी आपका क्या है, स्पेशल लॉ है, ठीक। अब आपकी होती है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि क्या है, स्थानीय विधि का भी थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी हम लोग के सिलेबस में है। वह जैसे कि एक छोटी सी बात आपसे बता, राजस्व विधि, भूमि अधिग्रहण विधि, ठीक। तो यह सब चीजें क्या है, यह भी एक स्थानीय विधि के अंतर्गत। स्थानीय विधि का अर्थ यह है कि यह विधि कौन बनाएगी, कोई भी राज्य, पर्टिकुलर राज्य, जैसे कि यूपी अपना कोई लॉज बनाती है, कोई भी उत्तर प्रदेश की राज्य विधानमंडल अगर कोई लॉज बनाता है तो वह लॉज क्या कहा जाएगा, स्थानीय विधि। और विशेष विधि किसे कहते हैं, विशेष विधि ऐसी विधि होती है जिस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। चलिए, तो यह आपकी सामान्य तौर पर चर्चा। तो संवैधानिक विधि जैसा बताया कि जो संविधान के अंतर्गत जो भी विधियां उसमें वर्णित है वह संवैधानिक विधि कही जाती है। आपराधिक विधि और आपराधिक विधि के बारे में चर्चा अभी हम लोग करेंगे। सिविल विधि, विशेष विधि बताई दिए। तो थोड़ी बहुत आपका क्वेश्चन बनता यह है, या कोई भी पूछ सकता है कि आपराधिक विधि और सिविल विधि में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई क्राइम ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रॉड करना क्या है, वह आपराधिक विधि के अंतर्गत भी आता है और सिविल विधि के अंतर्गत भी आता है, ठीक। तो कहने का अर्थ कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं कि वह सिविल विधि के अंतर्गत भी आते हैं और आपराधिक विधि के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक। तो यहाँ दोनों को थोड़ा सा हम एक हल्का सा अंतर समझ जाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे बता सकते, ठीक। तो यह आपराधिक है, यह है सिविल, ठीक। ये चीजें आपको इस वजह से बताई जा रही हैं, इन चीजों को इस वजह से बताया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी का कार्य क्या है। एक पुलिस अधिकारी का कार्य है कि जो भी कंप्लेंट्स हमारे सामने आते हैं, जो भी कंप्लेन आते हैं कि कोई भी आम नागरिक कहता है कि साहब मेरे साथ ये हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो या हमने मोबाइल ऑर्डर किया था साहब और वो उसका जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अब बताइए, अब दरोगा साहब कंफ्यूज हो गए कि साला चोरी तो चलो ठीक, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका हम क्या करें, ठीक। तो यहाँ इसी वजह से दोनों में अंतर दरोगा साहब को मालूम होना चाहिए। एक एसआई को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी नागरिक आपसे कंप्लेन कर रहा है
उस कंप्लेन का अर्थ क्या है, वह उसका नेचर क्या है, उस कंप्लेन का नेचर क्या है, क्या वह आपराधिक है, क्या वह सिविल है। तो इस बात को थोड़ा सा अंतर हम समझ लेते। देखिए आपराधिक विधि क्या होती है, और यह भी आप लोग को अभी सॉरी आपराधिक विधि तो बताने वाले थे, इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं कि पहले ही आपको बताया था कि विधियों का निर्माण कौन करता है, वह करती है विधायिका या संसद या राज्य विधानमंडल। अभी आपसे इस बात का जिक्र किया गया, ठीक। तो कौन कौन सी विधि आपराधिक होगी, कौन कौन सी विधि सिविल होगी, इस बात का भी निर्णय कौन करेगा, संसद करेगा या हमारा राज्य विधानमंडल करेगा, ठीक। तो मतलब यह है कि आपराधिक विधि यह इसका निर्धारण कौन करेगा और इसमें कौन कौन से कृत्य आएंगे, इसमें कौन से कृत्य आएंगे और इसमें कौन से कृत्य आएंगे। कृत्य का अर्थ क्या हुआ, कार्य हुआ। भाई हम कोई भी अब घर बैठे तो चोरी करेंगे नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो उसे कृत्य कहते हैं या कार्य कहते हैं, ठीक। तो कौन कौन से कृत्य आपराधिक होंगे, कौन कौन से कृत्य सिविल होंगे, इस मामले का निर्धारण कौन करती है, हमारी विधायिका करती है। जो हमारे लिए कानून बनाता है वह कौन होती है, संसद होती है, राज्य विधायिका। तो वह दोनों निर्धारण करती है कि कौन कौन से कृत्य ये, ठीक। यह क्या होता है कि यह व्यक्ति को तो प्रभावित करता ही है भाई, लेकिन साथ में समाज को भी प्रभावित, कभी कभी थोड़ा सा टंग में गड़बड़ी लगती तो माफ कीजिएगा। तो ये क्या है, आपराधिक विधि व्यक्ति को प्रभावित करती है, साथ साथ समाज को भी प्रभावित करती है। कैसे, अगर आपके मोहल्ले में एक मर्डर होता है, आपके मोहल्ले में एक मर्डर होता है तो क्या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ही मृत्यु होती है और कोई प्रभावित नहीं होता है? यस, होता है। कौन कौन प्रभावित होता है, उसका परिवार तो मान लीजिए बेचारा प्रभावित होगा। भाई जिस आदमी के घर में किसी का मर्डर हो वो परिवार तो पीड़ित होगा ही, साथ में पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में एक दहशत का माहौल बन जाता है कि साहब दिन दहाड़े आकर अपराधियों ने एक मेरे पड़ोसी की हत्या कर। वह समाज भय के अंतर्गत आने लगता है। वह एक कानून व्यवस्था का प्रश्न हो जाता है कि अब एक सामान्य नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा, ठीक। तो कहने का अर्थ है कि इसमें व्यक्ति तो पीड़ित होता ही होता है, साथ में समाज भी पीड़ित होता है। तो इस वजह से आपराधिक विधि जो है वह गंभीर मसला बन जाता है। वह एक ऐसा मसला बन जाता है जो कि एक व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों को या कई व्यक्तियों को या राज्य को या पूरे देश को भी प्रभावित कर सकता है। अब चलिए, अब इसी के संदर्भ में बात करते हैं सिविल विधि। सिविल विधि क्या है कि इससे सिर्फ व्यक्ति प्रभावित होता है। इससे क्या है, इससे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति ही प्रभावित होता है, ठीक। जैसे कि अभी हमने आपसे एग्जांपल दिया क्या कि साहब मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। चोरी क्या, एक क्राइम होगा। अगर मेरा मोबाइल कल के दिन छीन लिया गया या चुरा लिया गया तो हमारे पड़ोसी भी डर जाएंगे कि लग रहा है कि चोरों का आतंक मोहल्ले में बढ़ गया है, तो भैया अपना अपना मोबाइल तुम लोग बचा कर रखो। तो कहने का अर्थ कि पूरा समाज दहशत में आ गया कि साहब मोबाइल चोरों का, मोबाइल गिरोहों को आतंक मोहल्ले में हो गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि साहब हमने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल सेल में ऑर्डर किया था, ठीक, हमने मोबाइल ऑर्डर किया और साहब उसमें तो लिखा था कि इसमें डिस्प्ले इसका फुल एचडी होना चाहिए, रैम इतना होना चाहिए और इसमें प्रोसेसर ये होना चाहिए, तमाम तरह की बातें। लेकिन साहब जब हमने मोबाइल देखा तो इसमें स्नैपड्रैगन 820 के जगह पर क्या दिया है, मीडियाटेक का 20 चिपसेट इसमें डाल दिया गया। ले साहब अब हम क्या करें। और जो रिटर्न का जो इनका समय होता है 10 दिन 8 दिन, उसके अंतर्गत मेरा समय भी बीत गया है। अब आप क्या करेंगे, पुलिस कहेगी साहब ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर दे। आप अधिक से अधिक ये आप करेंगे कि आप जाइए सिविल सूट दाखिल कर दीजिए।
उस कंपनी के विरुद्ध सिविल सूट दाखिल कर दीजिए कि हम जिन शर्तों पर या जिन विशेषताओं के साथ मोबाइल को हमने परचेज किया था, वह मोबाइल क्या है, वह मोबाइल बहुत ही दोयम दर्जे का या घटिया साबित हुआ। तो लिहाजा एक ग्राहक के साथ उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो यहाँ एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, तो वह कहाँ जाएगा, वह सिविल न्यायालय में जाएगा। यानी कि ऐसा न्यायालय, तो वह क्या जाएगा, सिविल न्यायालय में वह एक सिविल सूट दाखिल करेगा, सिविल वाद दाखिल करेगा या सिविल मुकदमा दाखिल करेगा। आपराधिक मुकदमा, सिविल मुकदमा। आप लोगों को लॉ की भाषा बीच बीच में आती है तो हम उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। भाई आदत तो है लॉ की भाषा बोलने की, हाई कोर्ट में लॉ की ही भाषा चलती है, लेकिन चूंकि आप लोग जितने भी एसआई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उसमें से आवश्यक नहीं कि हो सकता है कुछ बच्चे एलएलबी श्योर किए होंगे तो वो तो हमारी भाषा को पकड़ लें, लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो कि लॉ की भाषा नहीं जानते, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान भाषा हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो वाद को क्या कहते हैं, मुकदमा कहते हैं, मुकदमा। तो ये सब तो आप सामान्य बातें, मुकदमा हो गया उस व्यक्ति को। ठीक, तो मुकदमा शब्द है वाद की जगह। तो यह आपके आपराधिक विधि और सिविल विधि में थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा जब भी कोई आपराधिक कृत्य होता है या आपराधिक कार्य होता है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को कारावास, व्यक्ति को क्या होता है, कारावास। तो इसमें क्या होता है, कारावास होता है और प्लस साथ साथ क्या होता है, जुर्माना। ठीक, यानी कि आपको जेल भी भेजा जाएगा और साथ साथ मुआवजे की राशि यानी कि जुर्माना भी कोर्ट आप पर ठोक देगी। ठीक, भाई किसी भी व्यक्ति का आपने सामान लिया और उसे दूसरे को बेच दिया, वह सामान फिर मिला नहीं, तो सिर्फ जेल जाने से क्या सामने वाले को होने वाला है, कुछ उससे पैसा रुपया दे दो ताकि बेचारे का जो चोरी चमारी हुआ है वो कुछ भरपाई हो जाए। ठीक, तो इसी वजह से यह जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को कारावास तो होगा ही होगा, साथ में जुर्माना भी देना होगा। सिविल विधि के अंतर्गत क्या है, सिविल विधि में क्षतिपूर्ति दी जाती है। क्या क्या दी जाती है, क्षतिपूर्ति। ठीक, तो सिविल विधि में क्या दी जाती है, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति होती क्या है, जैसे कि आप सभी बात किया कि फ्लिपकार्ट से अगर दोयम दर्जा का मोबाइल मुझे मिलता है तो अब या तो फ्लिपकार्ट उसकी क्षतिपूर्ति करे। क्षतिपूर्ति का अर्थ यह है कि वह मुझे उस क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का हमने ऑर्डर किया था, जितने का हमने उसमें प्रोसेसर मांगा था, जितने का हमने रैम मांगा था, जो हमारे फुल HD क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वह क्वालिटी मुझे दो या मुझे ऐसी कोई राशि दो जिससे मेरा जो घाटा है, भाई हमने कहा 20,000 की मोबाइल तुमसे मांगा था और तुमने 5,000 की मोबाइल भेज दिए, तो जो 15,000 बीच में गैप हो रहा है वह राशि वह माननीय कोर्ट से कहेगा कि जज साहब मुझे वह राशि दिलवा जाए क्योंकि मेरा घाटा हो गया इनके वजह से। ठीक, फ्लिपकार्ट की वजह से। तो इस स्थिति में एक विशेष व्यक्ति प्रभावित है, इससे समाज को कोई लेना देना नहीं है कि आपका मोबाइल फुल HD है या HD है या अब कौन से का एमोलॉइड आ रहा है शायद, हाँ एक एमोलॉइड स्क्रीन आ रहा है, तो वह स्क्रीन है। समाज को, पड़ोसी को मतलब नहीं है, पड़ोसी तो जलेगा कि अरे भाई ये तो फुल HD लेकर चल रहा है। ठीक, तो पड़ोसी को दहशत नहीं होगा, हाँ वो आपसे ईर्ष्या कर सकता है। तो मतलब यह है कि सिविल विधि एक विशेष व्यक्ति को प्रभावित करती है और जिसके लिए क्या होता है, क्षतिपूर्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो यह थोड़ा सा अंतर आपराधिक विधि और सिविल विधि में हम देखते हैं। और क्या इन विधियों को कौन कौन सा विधि है और ये आपको कौन तय करता है साहब, तो यह तय करती है विधायिका।
विधायिका जो कि विधियों का निर्माण करती है वह तय करेगी कि कौन कौन से कार्य आपराधिक होते हैं, कौन कौन से कार्य सिविल होते हैं। ठीक, तो इतना तो कम से कम आप लोग समझ गए होंगे दोनों में अंतर। ठीक, अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक, क्या है, आपराधिक विधि। ये तो चीजें क्लियर है। ठीक, चलिए हटा दिया जैसे। अब यह आता है क्या, आपराधिक विधि। तो आपराधिक विधि में तो विधि को हमने आपको परिभाषित कर दी दिया कि विधि कैसे बनती है, कौन उसे बनाता है। ठीक, और सिविल विधि, संवैधानिक विधि सबकी चर्चा हो गई। अब मुख्य हमें क्या पढ़ना है, वह पढ़ना है आपराधिक विधि। तो यहाँ हम टॉपिक लिख देते हैं, क्या, आपराधिक विधि में, हाँ सॉरी, आपराधिक विधि में यह बात कही गई थी कि अपराध और विधि, तो विधि को परिभाषित कर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे अपराध को। ठीक, अपराध होता क्या है, चलिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कौन कौन से कार्य सिविल होते हैं, कौन कौन से कार्य आपराधिक होते हैं, इस बात का निर्धारण विधायिका यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल करता है। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि यह क्या होता है साहब, विधि द्वारा। विधि, अब आपको समझ में आएगा कि सर ने विधि सबको क्यों परिभाषित किया। ठीक, क्योंकि विधि का निर्माण विधायिका करती है। तो विधि द्वारा क्या होता है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य होता है, प्रतिषिद्ध। ठीक है, यह आपका क्या होता है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य होता है। अपराध क्या होता है, यह एक विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य होता है। प्रतिषिद्ध का अर्थ, अब आप कहेंगे सर ये तो लॉ की भाषा आप पढ़ा रहे हैं, तो यस, जिसे विधि मना करती है। प्रतिषिद्ध का अर्थ यह होता है मना करना, मना करना। आपको आसान भाषा में हम बताएंगे, आप लोग बहुत परेशान मत होइएगा, या जब लाइव क्लासेज हमारी चलेंगी तो कोई भी शब्द अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, सॉरी आएगा क्योंकि शुक्ला जी भाई हिंदी के विशेषज्ञ हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत हिंदी हम भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस एराइज होंगे आपको किससे संबंधित, लॉ, विधि के लैंग्वेज से संबंधित, कि सर इसे आसान भाषा में बताइए, हम लाइव क्लासेज में आपको आसान भाषा में उसको समझाते। ठीक, तो प्रतिषिद्ध करके मना करना, विधि द्वारा मना करना। अगर विधि द्वारा मना करना, विधि किस बात को मना करती है कि आप दूसरे का सामान नहीं चुराएंगे, आप लड़की के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, आप लड़के के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ये कानून नहीं। ठीक, सिर्फ क्या है, आप किसी लड़की को छेड़ेंगे नहीं। ठीक, आप चोरी नहीं करेंगे, आप डकैती नहीं करेंगे, आप किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे। यह चीजें कौन बताता है, यह आपको बताती है विधायिका, जो आपके लिए कानून का निर्माण करती है। वह इस बात को बताती है कि आप यह कार्य नहीं करेंगे। तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध या विधि द्वारा मना किए गए कृत्य कैसे कृत्य होते हैं, वह आपराधिक कृत्य होते हैं। ठीक, तो ऐसे कृत्य जो कि विधि द्वारा मना किया गया है उसे क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी बात यह है कि एक यहां पर एक शब्द आपको बताए थे, क्या, कृत्य। कृत्य यानी कि एक कृत्य लिख दिया गया, कृत्य है भैया, कृत्य ना हो, हाँ, तो ये आ गया कृत्य। ठीक, तो अब एक प्रश्न यहां पर बनता है, क्या, कि कृत्य यानी कि करना, चोरी करना। हम घर से निकलेंगे नहीं रात के 12-2 बजे
तो किसी के घर में चोरी कैसे करेंगे? हम बैठे रहेंगे तो चोरी हो जाएगा? नहीं होगा साहब। ठीक, राह चलते लड़कियों की साइकिल पकड़ेंगे नहीं तो छेड़खानी का मामला होगा? नहीं होगा साहब। उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा और छेड़खानी करनी पड़ेगी और लात खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो कोई भी कृत्य जो है उसे आपको करना पड़ता है, आप करेंगे तब जाकर वह कृत्य होगा। और यह जो कृत्य होता है इसे कौन मना करता है? यह विधि मना करती है। इसे मना करती कि अरे साहब क्या चोरी, चोरी, मारपीट, मारपीट, ये सब क्या हुई भाई? ये अरे यार, हाँ, तो ये आपका हो गया चोरी, मारपीट, मारपीट, ठीक, और छेड़खानी, छेड़खानी, ठीक। तो यह जो कृत्य हैं इन्हें किसने मना किया है? यह विधि द्वारा मना किया गया है, यह आपकी विधायिका द्वारा मना किया गया है, यह आपके राज्य विधान मंडल द्वारा मना किया गया है, यह संसद द्वारा मना किया गया। क्या? कि आप यह कार्य नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप मारपीट नहीं करेंगे, आप छेड़खानी नहीं करेंगे, आप बलात्कार नहीं करेंगे, आप राजद्रोह नहीं करेंगे, आप देश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अन्यथा देश के टुकड़े गैंग की जो हालत हुई वह आपकी भी हो जाएगी। चलिए, तो यह कृत्य आपको करना पड़ता है। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है? और आपके खुद आईपीसी में लिखा गया है। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में, अब देखिए सेक्शन का यहाँ पर जिक्र इस वजह से नहीं करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर ये सेक्शन क्या होता है, सर ये क्या, तो इसका एक सामान्य भाषा में हम लोग चर्चा कर लें ताकि आगे जब हम आईपीसी को शुरू करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है कि विधि क्या होती है, विधि को बनाता कौन है, आपराधिक विधि सिविल विधि में अंतर क्या होती है, कृत्य कहते किससे हैं, कार्य कहते किससे हैं, तो ये सब चीजें यहाँ क्लियर हो। ठीक, तो एक चीज, एक शब्द आता है क्या, इस चीज को तो हो ही गया। चलिए यहाँ पर इसे हम सॉरी यहाँ इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिए कि आप लोग को सीधे समझ में आएगा, छोटा छोटा लिखना चाहिए था। चलिए, तो अब देखिए यह कृत्य है। ठीक, कृत्य यानी कि काम को करना, चोरी को करना, मारपीट करना, छेड़खानी करना। ठीक, यह कृत्य को कौन बताता है? यह आप कानून बनाने वाले बताते हैं कि यह जो कृत्य है यह अपराध है, इसमें अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो आपको जेल होगी, आप पर जुर्माना ठोका जाएगा, और साथ में पुलिस जो तोड़ेगी वो तो तोड़ेगी ही। एक शब्द आता है क्या, लोप, यह शब्द आता है एक लोप। ठीक, लोप क्या होता है? लोप यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ओमिशन, ओमिट करना, ओमिशन। ठीक, तो ओमिशन का अर्थ क्या होता है? लोप है क्या? लोप वह होता है जैसे कि अगर कोई आपसे कहता है कि यार तुमको तो ऑफिस में रहना चाहिए और तुम मार्केट में घूम रहे हो, तो यहाँ आपने क्या किया? आपने ऑफिस का कार्य का लोभ कर दिया, आपने उस चीज को मना कर दिया कि आप नहीं करेंगे। आपका कार्य 10 से 4 क्या था? बैंक में बैठना था, ऑफिस में बैठना था, और उस समय आप अपने प्रेमिका को लेकर चंद्रशेखर आजाद पार्क में घूम रहे हैं। तो आपने अपने विधिक कार्य का, आपको जो कानून बताया था कि आपको यह कार्य करना था, उस कार्य को न कर आप जाकर घूम रहे हैं। तो यहां क्या हो गया? यहां आपको कहा जाता है कि आपने उसका लोभ कर दिया। आपने क्या उसका किया? लोभ किया। और यह लोभ कैसा होना चाहिए? यह विधिक होना चाहिए, यह लोभ विधिक होना चाहिए साहब। ठीक, तो विधिक लोभ कहने का कि विधि जिस चीज को कहती है कि अगर यह कार्य आप नहीं करते हैं तो आपका कृत्य क्या हो जाएगा, आपका कार्य क्या हो जाएगा? वह अपराध में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए विधि यह कहती है एक पुरुष पर यह दायित्व है कि अगर आप शादी करते हैं,
चाहे वह मुस्लिम विधि के अंतर्गत हो या हिंदू विधि के अंतर्गत हो या जितने भी क्रिश्चियन विधि हो, चाहे कोई भी विधि हो, अगर आपकी शादी लीगल है, विधि के अंतर्गत है, ठीक, लीगल शादी है, तो उसमें क्या है, आपका यह दायित्व है कि आप अपने पत्नी के भरण पोषण, यानी कि उसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साज श्रृंगार, अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने का खर्च, अगर वो फॉर्म भरना चाहती है तो फॉर्म का खर्च, अगर वह कहीं थोड़ी बहुत शॉपिंग करती है तो शॉपिंग का खर्च। कहने का अर्थ कि एक ऐसा अमाउंट जो कि उसके जीवन जीने के योग्य हो, उसे आप देंगे। कौन कहता है? कानून कहता है। क्यों? क्योंकि आपने कानूनन किसी स्त्री के साथ विवाह किया, आपने विवाह किया, तो साहब कानून कहेगा कि गुरु शादी तो हो गई, लेकिन उसका खर्चा कौन चलाएगा? तो खर्चा साहब आप चलाएंगे, ठीक। यह कानून आप पर उत्तरदायित्व तो डालता है। इसके अलावा अगर आपके बाल बच्चे हो गए तो बाल बच्चों की भी जिम्मेदारी आपकी होती है, ठीक, कि आप उनके जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसे आप पूरा करेंगे, ठीक। और मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, मतलब कि लोग आप कह रहे हैं कि साहब हम नहीं करेंगे, यानी कि आप कह रहे हैं कि हम लोभ करेंगे, और वो लोभ कैसा होना चाहिए? वो लोभ कैसा होना? विधिक लोभ, यानी कि आप पर कानून के ऊपर से यह दबाव है कि आप ऐसा करेंगे और आप कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो साहब यह भी कृत्य क्या हो जाएगा? यह भी आपको विधि द्वारा निषिद्ध हो जाएगा, यह एक क्राइम हो जाएगा, ठीक। तो यह आपका लोभ, ठीक। मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। एक 5 स्टार होटल है, उसमें तमाम स्विमिंग पूल भी रहते हैं, बड़े घर की तथाकथित लोग आते हैं, स्त्रियां, पुरुष, बाल बच्चे तैराकी करते हैं, ठीक, तैराकी करते हैं। उनके पास कुछ लोग रहते हैं जो कि यह देखते हैं कि कोई व्यक्ति पूल में डूब न जाए, ठीक, तो उनके लिए सुरक्षा का भार रहता है कि अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो उसे वह बचा ले, ठीक। वह उनका क्या है? वह उनका लीगल ड्यूटी है, लीगल दायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति डूबे पुल में और जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है, तो वहां क्या होगा? वहां अगर कोई व्यक्ति डूबता है और वह बैठकर मोबाइल पर गाना सुन रहे हैं और वह व्यक्ति बेचारा डूब जाता है, तो आपने क्या किया? आपने लोभ कर दिया, आपने लोभ कर दिया। अब आपको भाई साहब कानून सजा होगी, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। चलिए, एक प्रश्न ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम इसे ऐसे लेते हैं, मान लीजिए हम जाकर गंगा जी के किनारे बैठे हैं, ठीक, जाकर गंगा जी थोड़ा सा हवा पानी ले रहे हैं, भाई क्या बात है, माँ का दर्शन हो रहा है। तो एक महिला स्नान करते करते डूबने लगी, ठीक, हम बैठे रहते हैं, हम हवा पानी ले रहे हैं, जाओ देखा डूबना है डूब। जब तैरने नहीं आता तो नहाने का है, हम तो भाई नहीं नहा रहे हैं, तो अगर हम उसे बचाते नहीं तो क्या हम अपराधी हैं? क्या हमें जिस व्यक्ति को अभी बताए थे कि उसे दायी ठहराया जाएगा, क्या उसे दायी ठहराया जाएगा? तो क्या उसी तरह मुझे भी दायी ठहराया जाएगा? उत्तर होगा नहीं साहब, नहीं, क्योंकि हमारा कोई दायित्व नहीं है कि गंगा किनारे जितने लोग स्नान कर रहे हैं उनको बचाने का मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या होंगे? दायी नहीं होंगे। यद्यपि हमने वहां भी लोभ किया, लेकिन कोई ऐसा लोभ नहीं किया जो कि मेरे ऊपर कोई विधिक दायित्व तो नहीं था लोभ न करने का, ठीक। तो मेरे ऊपर कोई लोभ न करने का विधिक दायित्व तो नहीं था, लिहाजा हम इसके लिए दायी नहीं होंगे। जिसको डूबना है डूबे, जिसको मरना है मरे। अगर आपको तैरने नहीं आता तो आप भी गंगा जी में नहाने मत जाइएगा, हाँ, हवा पानी लीजिएगा, माँ को प्रणाम कीजिएगा, तथास्तु। चलिए, तो यह आपका क्या हो गया? अपराध के संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें होंगी। कौन कौन से कृत्य होते हैं? कृत्य में लोभ भी शामिल होता है। अब आते हैं अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। देखिए, इसके अलावा एक छोटी सी बात आपको यह हम बताते हैं कि
हमारी जो विधि होती है, ठीक, यहीं पर थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोग को, जब सुन ही रहे तो कायदे से सुनिए। जैसे विधि जो होती है, इस पर हमारे समाज का प्रभाव पड़ता है। विधि कौन बनाता है? कौन बनाता है बताइए? संसद बनाते हैं। संसद में कौन लोग बैठते हैं? जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद महोदय बैठते हैं। सांसद महोदय को कौन बैठाता है? हम बैठाते हैं। हम चुनकर भेजते हैं कि सांसद महोदय जाइए और आप हमारे लिए विधि का निर्माण करें, ठीक। तो सांसद महोदय जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य या एमपी राज्य में, ऐसे ऐसे राज्य में कौन जाते हैं? एमएलए जी जाते हैं, एमएलए साहब जाते हैं। और एमएलए साहब कौन चुनता है? हम चुनते हैं, आप चुनते हैं, और कहते हैं कि एमएलए साहब आप जाइए और हमारे लिए विधि का निर्माण कीजिए, ठीक। तो यहाँ क्या है कि विधि को देखा जाए तो विधि किसके दबाव में बनती है? विधि लोगों के दबाव में बनती है, ठीक। तो विधि क्या है? इस पर जन सामान्य का क्या रहता है? अरे साहब दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, ठीक। क्योंकि इसी जन सामान्य द्वारा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हमारे सांसद महोदय या हमारे विधायक महोदय जाते हैं और फिर हमारे लिए विधि का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं। और यह जन सामान्य का दबाव है कि वह विधियों में परिवर्तन करते हैं और विधियों को बनाते हैं, ठीक। जैसे कि अभी हाल ही में एक कांड हुआ था, क्या? निर्भया कांड, ठीक। तो एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो यह आपका कांड हुआ था, क्या? निर्भया कांड। निर्भया दिल्ली में एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है। तो उसमें क्या है? निर्भया कांड। उसके पहले हमारे जो रेप की परिभाषा है, छेड़खानी की परिभाषा है, तो उसमें पहले परिभाषा कुछ और थी। और जब यह कांड हुआ और इससे पूरा देश एकदम से पागल हो गया। और यहां जाकर आपके संसद पर दबाव पड़ा। कैसा है कि अब तुम रेप की परिभाषा को बदलो। ये तो मत कहो कि हाँ 18 वर्ष से ऊपर का लड़का ही रेप करेगा। अब आप चीजों को बदलो। तो कहने का कि जन सामान्य का दबाव, किसी भी विधि को बनाने में जन सामान्य का दबाव भी कार्य करता है, ठीक। तो इसी कार्य की वजह से निर्भया जो कांड हुआ था, इसके कारण जन सामान्य का दबाव हुआ और खूब ढेर सारे एक्ट आपके आईपीसी में जो हम आगे पढ़ेंगे, आईपीसी में संशोधन करना पड़ा, ठीक। एक ऐसे ही एसिड केस आया था, एसिड लक्ष्मी का जो केस था, उस पर अभी हाल ही में मूवी बनी थी, दीपिका पादुकोण उसमें थी, ठीक। तो उस मूवी में क्या था? एक लड़की के चेहरे पर एसिड फेंका जाता है, ठीक। पहले इस टाइप के प्रावधान हमारे आईपीसी में नहीं था, हमारे भारतीय दंड संहिता में नहीं था। लेकिन जब वह कांड हुआ, लक्ष्मी का कांड हुआ, उसके ऊपर एसिड फेंका गया, तो पूरा देश उससे परेशान हो गया। और अंत में क्या हुआ? आपको आपके आईपीसी में संशोधन करना पड़ा, ठीक। तो कहने का अर्थ कि जन सामान्य का दबाव भी पड़ता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल निर्भया कांड और यह लक्ष्मी, ठीक। यह आपका एसिड वाला मामला था, ठीक। तो यह आपका मामला था। तो यह दोनों मामले क्या हैं? जन सामान्य, और इसके कारण आपको संशोधन विधियों में करना पड़ा, ठीक है। अब एक विधि के संदर्भ में एक बात और दिमाग में रखिएगा, क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से क्या रहता है कि अगर कोई इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे आसानी से हैंडल कर। रटने वाली चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट बना रहेगा। लॉ अगर आप जानना चाहते हैं, बेसिक लॉ, तो बेसिक इंफॉर्मेशन यही सब होती है लॉ के बारे में कि आप जानिए, ठीक। इसके अलावा एक और यहाँ पर चीजें बता देते हैं, क्या? कि कोई भी विधि अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। ये मत समझिए कि हमारे देश की जो विधि होती है वह भी इंग्लैंड में ही होगी, वह भी अमेरिका में होगी। जैसे कि क्या होता है, पहले यहां पर जारता, ठीक।
किसी भी विवाहित पुरुष के स्त्री के साथ संबंध बनाना वह कैसा अपराध था? जारता अपराध कहा जाता था, जिसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जारता का अपराध को उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, समाप्त। उसके पहले ये क्राइम था, लेकिन जब से यह देश आजाद हुआ तब से तो जारता का अपराध यहाँ पर अपराध था। इंग्लैंड में अपराध था? नहीं था, कभी भी नहीं था। ठीक, तो कहने का अर्थ ये कि जो अपराध आपके इंग्लैंड में अपराध हो, ठीक, इंग्लैंड में अपराध हो, वह आवश्यक नहीं है कि इंडिया में भी वह अपराध घोषित हो। ठीक, तो अलग अलग देश के अनुसार उसके अपराध को भी किया जाता है। इसके अलावा एक ही देश में कई प्रकार की विधियां बन सकती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ देखा जाए तो क्या है? हिंदू विधि, यह एक विधि है हिंदुओं के लिए। ठीक, और एक होता है मुस्लिम विधि, ठीक, तो यह दो प्रकार की विधियां हमारे यहाँ हैं। अब दोनों विधि क्या है? भारतीय विधि है, मुसलमानों के लिए विधि है हमारे, लेकिन भारतीय। अब दोनों विधियों में अंतर है, बहुत चाहते अंतर है। इसमें आप दो शादी करेंगे, दो विवाह, तो साहब क्या होंगे? आप दंडित किए जाएंगे। ठीक, इसमें आप 2-3 शादी करेंगे तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि एक ही देश में अन्य नागरिकों के लिए अलग अलग विधि हो सकती है, वह उनके धर्म के अनुसार, वह उनके जाति के अनुसार, वह उनके वर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस वजह से एक ही देश में दो नागरिकों के लिए दो प्रकार की विधियां भी बन सकती हैं। ठीक, तो यह मोटा मोटा है। और बाकी अब अपराध क्या है, विधि क्या है, अपराध के जो भी सब मोटी एक मोटा रूपरेखा जो कि आपको आगे पढ़ने में आसानी होगा। ठीक, इस वजह से कि अगर आपको आपराधिक विधि हम पढ़ाने लगे तो कृत्य क्या है, लोभ क्या है, अपराध कैसे बनते हैं, विधियां कौन बनाता है, ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहेगी तो हम उस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, अब आपको जो भी आने वाला क्लास है उसमें हम बाकी की चीज़ों को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।